अजय ने जब अपनी माँ की ऐसी दशा देखी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। अपने कंधे पर अपने बेटे के हाथ का स्पर्श महसूस कर आज कविता जी का दर्द आंखों से आंसू बनकर निकला। जल्दी से अपने आंसुओं को समेटते हुए पलटी तो झूठी मुस्कान के साथ बोली, अरे बेटा तुम कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। अजय एकटक अपनी माँ के चेहरे को निहार रहा था तो कविता जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अजय नम आंखों से बोला, कितना माँ और कितना दर्द सहेगी आप, और कितना झूठ बोलोगी अपने बेटे से। आपने बताया क्यों नहीं कि आपके साथ चंद्रा? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं आपके दुख दर्द में शामिल हो सकूं? या फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा ही नहीं? कहते कहते दोनों माँ बेटे की आंखें नम हो गईं तो अजय ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। बस माँ बस, अब और नहीं। अजय ने अपनी माँ के आंसू पहुँचे। इतने में चंद्रा रसोई की तरफ बाहर से ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तक एक कप कॉफ़ी नहीं बनी तेरे से, या वहाँ भी घुटनों का बहाना लेकर सो गई? आगे बोलने की उसकी हिम्मत ना हुई। सामने अजय को देख उसकी सिट्टी पिट्टी जैसे गुल हो गई थी। चंद्रा ने आज पहली बार कविता जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। यह तो उसका रोज का था। अभी कुछ देर पहले की ही बात है जब कविता जी दोपहर के समय हॉल में टीवी देख रही थीं। बच्चे थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आए थे और वह अपने कमरे में होमवर्क कर रहे थे, इसलिए वह कुछ देर टीवी देखते देखते अपने घुटनों की मालिश कर रही थी। तभी उनकी बहू चंद्रा अपनी किटी पार्टी से लौटी और कविता जी को टीवी देखते हुए उसके तन बदन में आग लग गई। उन्हें झिड़कते हुए बोली, मैं जब भी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाती हूँ आप यह टीवी खोलकर बैठ जाती हैं। बिल क्या आपका मरा हुआ पति देगा आकर? और यह पंखा फुल स्पीड में खोल रखा है, पर आपको क्या पता कि घर कैसे चलता है। अब उठिए यहाँ से, मैंने सुबह ही नए कवर बिछाए हैं। और पैर पसार के बैठ गई। सारे कवर गंदे कर दिए तो कविता जी नीचे ज़मीन पर बैठ गईं। आज बहू की बातें सुनकर उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। इतने में बहू फिर से दमकते हुए बोली, जाइए मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आइए। और बाकी का काम अभी किया या नहीं? कविता जी अपने घुटनों पर हाथ रखकर उठते हुए बोली, नहीं चंद्रा बेटा, मैंने बाकी का सारा काम कर दिया है। सब्जी, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब कर दिया है। बस रोटियां बनानी बाकी हैं। मेरे घुटनों में दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए रोटियां तुम सेक लो बेटा। क्यों, आपके यहाँ पर बस रोटियां ही तोड़ने के लिए आई हैं? कोई काम को कह दे तो चार बहाने बनाने लगती हैं। अगर आपको मुझसे इतनी ही दुश्मनी है तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जा सकती? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? मुझे भी सुकून से जीने दो। कविता जी ने बोलना सही ना समझा और वह चुपचाप आंखों के आंसू को पोंछते हुए रसोई की तरफ चल दी। अपनी मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर बच्चे भी कमरे से बाहर आकर अपनी दादी को देख रहे थे। इतने में अजय भी ऑफिस से आज जल्दी आ गया था। जब वह घर के बाहर था तो उसे चंद्रा की चिल्लाने की कुछ कुछ बातें सुनाई दे रही थीं, लेकिन क्या कह रही थी वह कुछ समझ में नहीं आया था। घर के अंदर आया तो बच्चों को भी डरा सहमा देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ भी परेशान लग रही थी। बच्चे कभी अपने पिता की तरफ देखते तो कभी नोटबुक को देखते। अजय वहीं बच्चों के पास बैठ गया। उसने बच्चों से पूछा, तुम्हारी माँ दादी से कुछ कह रही थी? क्या वह दादी माँ से हमेशा ऐसे ही लहजे में बात करती हैं? बच्चे डर की वजह से कभी हाँ कभी ना में सिर हिलाने लगे। अजय ने विचार किया कि बच्चे भी अपनी बात को सच्चाई से नहीं रख पा रहे हैं। इसका मतलब घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं माँ के पास अच्छे से वक्त बिता सकूं। बस रात को ही कुछ समय मिलता है उनके पास 2 घड़ी बतियाने का। जब से पापा का देहांत हुआ है माँ बड़ी अकेली हो गई है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि अपनी माँ को भी नहीं देख पाता। आज जो मैंने सुना है, क्या यह सब मेरी माँ रोज़ सुनती है? उसका खून खौलने लगा। उसको अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय ने जैसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया कि मैं अपनी माँ के लिए 2 वक्त का चैन से खाना भी नहीं दे सकता।
फिर मेरे बेटे कहलाने का मतलब क्या है? लानत है मुझ जैसे बेटे पर। आज वह खुद को माँ का कसूरवार और कटघरे में खड़ा पा रहा था। उसको उस दिन के दिन याद आने लगे जब वह घर आता था और फिर लौटकर जाता था तो माँ कैसे सूनी आंखों से बहुत देर तक उसको देखती रहती थी। मुझे पता होता था कि माँ अंदर से दुखी है और उस उम्र में भी वह बेचारी रसोई में काम करती थी। इस उम्र में तो लोगों को आराम और अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है, मगर आज मैं अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। जब पापा थे तो माँ कितनी खुश थी। अजय सोचते सोचते उसके सामने बीती हुई यादों का चलचित्र घूमने लगा। कविता जी, इतनी खुशबू से तो रसोई छोड़ो, पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया हम दो अकेले प्राणियों के लिए। जाकर पत्नी के कंधे पर बड़े स्नेह से पकड़ते हुए रसोई में बने पकवानों की तरफ नज़र दौड़ाने लगे। राम प्रसाद जी, कितना कुछ बना लिया है, जैसे होली दिवाली के पकवान हो। अरे वाह, कढ़ी पकौड़े और मटर का पुलाव। देखूं तो इधर, अच्छा जी, शाही पनीर, भिंडी की सब्जी। अरे सारी मेरी पसंद का खाना। क्या बात है, आज मुझ पर इतनी मेहरबानी। तो कविता जी थोड़ी शर्मा गईं। झुर्रीदार गालों पर गुलाबी आभा दौड़ गई। फिर बनावटी अंदाज में थोड़ा झुंझला कर बोली, हटो जी, अब क्या तुम भी भूल गए? आज महीने का दूसरा रविवार है। आज अजय आता है हमारे पास। आज वह पूरे दिन मेरे साथ रहेगा। यह मेरे लिए होली दिवाली से क्या कम होता है जी। राम प्रसाद जी उदास से हो गए। उसी पल उनके चेहरे पर गुस्से और विषाद की रेखा सी खिंचाई। पत्नी के कंधे को छोड़ रसोई के स्लैब से सटकर खड़े हो गए, जैसे शरीर में जान ही ना हो। कविता जी के चेहरे की तरफ देखकर बड़े धीरे से बोले, कविता, क्या सचमुच हमारे बेटे को हमारी ज़रूरत नहीं और उसके जीवन में हमारे लिए कोई जगह नहीं? कहते हुए आंगन में जाकर बैठ गए आराम कुर्सी पर। पास रखे अखबार को अपने चेहरे पर लिया। शरीर कैसे निढाल सा ऐठ गया उनका, जैसे जीवन शेष ना हो उनके अंदर। कविता जी तुरंत अदरक काली मिर्च डालकर चाय प्याली में डालकर ले आईं और कुर्सी खींचकर बगल में बैठ गईं। पति के अखबार को हटाया तो देखा राम प्रसाद जी की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। अपने आंचल से पहुँचते हुए वह भी रो पड़ी। अपने आप को संभालते हुए सतर्क हुई, लेकिन अपने आए हुए दिनों में उन्होंने अपने पति की आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू। क्या करते हो जी? खुद ही तो उसे बोला था अलग मकान लेकर रहने को, और तब तो मुझे बड़ी तसल्ली देते थे कि मैं बेकार ही रो रही हूँ। एक ही शहर में तो हैं हम लोग, बस मोहल्ले का ही फ़र्क है ना। लगभग बिफरते हुए बोले, तो क्या करता नहीं भेजता तो? बहू क्या उसे इस घर में रहने देती चैन से? हर रोज़ कभी पुराने घर को लेकर तो कभी पुराने और बूढ़े हो चुके माँ बाप को लेकर लड़ती थी वह। तो क्या कहता कि रहो हमारे साथ और छोड़ दो बीवी को। सच ही तो था। वह दिन याद कर कविता जी की रूह तक काँप गई। राम प्रसाद जी के हाथ में चाय का प्याली देकर रसोई में चली गईं। कढ़ाई में छोंकी हुई मेथी अब जलने लगी थी। जल्दी जल्दी उसे करछी से चलाकर उतारने के चक्कर में हाथ कढ़ाई से छू गया और उंगलियां जल गईं। लेकिन मन की जलन ने आंखों में आंसू ला दिए। बैठ गई फर्श पर निढाल सी। आंखों में तैरते आंसू के पर्दे पर वह मनहूस दिन जैसे दिखने लगा। माँ, माँ किधर हो आप? देखो आज वह बड़ा सा घर ले लिया मैंने। अब चंदा को भी शिकायत नहीं होगी और हम इकट्ठे रह सकेंगे। बेटे के लिए बड़ी खुशी, और उससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए कि बेटा इस लायक हो गया कि इतने बड़े शहर में घर खरीद लिया। कविता जी जल्दी जल्दी हलवा बनाने लगी। ईश्वर को भोग चढ़ाना था कि तभी चंद्रा आई। अजय कुछ ही कपड़े पैक करेंगे, नए घर मूव करेंगे। वैसे भी माँ पापा जी हैं यहाँ, जैसे भी ज़रूरत होगी तो माँ पापा को लेकर आ जाएंगे। बाकी घर खुली फर्निश है ही। लेकिन माँ पापा यहाँ क्यों रहेंगे? तुम सोचो। मुझे नहीं लगता यह लोग अपना घर छोड़कर जाना चाहेंगे। और तुम्हें परेशानी है तो तुम ले चलो इन्हें, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं होगी। सपाट ढंग से इतनी कड़ी बात कह दी चंद्रा ने।
तीनों स्तब्ध हो गए, लेकिन राम प्रसाद जी ने अचानक बोलना शुरू किया। अजय, तुम जाओ अपने घर में, हम अपने घर में रहेंगे। और हाँ, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। अजय ने पिता की इतनी सख्त बात कभी नहीं सुनी, जाकर पैरों में गिर गया। पापा, आपने अपना निर्णय सुना दिया और चंद्रा ने जिद, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या पापा? तब राम प्रसाद जी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। क्या हुआ, एक ही शहर में तो है, आते जाते रहना, हो सके तो सुबह जरूर आना, देखने कि हम जिंदा हैं कि नहीं। तब भी अजय नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस दिन चंद्रा ने रात भर कितना बवाल किया। राम प्रसाद जी हाथ जोड़ बेटे के सामने खड़े हो गए थे। चले जा बेटा, तेरे अच्छे बेटे होने पर हमें कोई संदेह नहीं। बस चाहता हूँ वो रिश्ता जो अभी अभी बंधा है वह हमारी वजह से ना टूटे। अपने रिश्ते को समय दो, नहीं संभल पाए तो मैं जिद नहीं करूँगा, लेकिन बेटा एक कोशिश तो बनती है ना। कहते हुए बेटे को सीने से चिपका लिया राम प्रसाद जी ने। बस फिर क्या था, एक हफ्ते बाद दोनों शिफ्ट हो गए, लेकिन अजय रोज़ सुबह शाम दूध, ब्रेड और ज़रूरत का सामान लेकर आता और माँ पापा के साथ चाय पीकर जाता। माँ पापा की हर ज़रूरत पर कुछ ही मिनटों में हाजिर हो जाता। महीने में उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, ऑफिस आते जाते यूं ही कभी घर पहुंच जाना। महीने के हर दूसरे रविवार पूरे दिन और रात माँ के साथ बिताना। वह एक दिन हर महीने का दोनों के होली दिवाली सा होता। लेकिन आज पति की आंखों में आंसू देख कविता जी भी रोने लगी। उंगलियों की जलन से भारी मन की जलन थी। कविता, कविता आओ तो इधर देखो, हमारा राम आया है। पति की आवाज़ सुन भाग कर आई। आंगन में अजय खड़ा था, जाकर बेटे के गले लग गई। राम प्रसाद जी का विषाद, दुख सब कुछ जैसा हो गया। उम्र के थपेड़ों की ताप मार से सूख चुकी आंखों में झिलमिल से ख्वाब जन्म लेने लगे। अजय को सामने देख माँ पापा के जैसे सारे दुख दर्द खुशी में बदल जाते थे। फिर दोनों पति पत्नी एक हफ्ते तक खुश नजर आते, लेकिन एक दिन पापा को हार्ट अटैक आया और वह माँ को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए। कविता जी तो एकदम से अकेली हो गई थी, तो अजय माँ को अपने साथ ले आया था। अजय वहाँ से उठकर सीधा माँ के पास पहुँचा, तो माँ की ऐसी हालत देख उसकी आंखों से आंसू आ गए। अजय ने अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, माँ, आपको मेरी कसम, आज आप झूठ नहीं बोलेंगी। मेरी नामौजूदगी में मुझे सच सच बताइए कि आपके साथ यहाँ क्या क्या होता है। कविता जी नम आंखों से बोली, मैं बहू से कुछ भी पूछती हूँ तो वह पलट कर जवाब देती है, ए बुढ़िया, तू चुपचाप रह, तुझे इससे क्या मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। क्या मेरी अब इस घर में इतनी पूछ नहीं बेटा? बहू एक बार मुझे कुछ करने से पहले बताती भी नहीं, सलाह लेना तो दूर की बात। अरे हम तो घर के छोटे से छोटे काम में भी तेरी दादी की सलाह के बिना पूछे नहीं करते थे। जब भी मैं अपनी सास से कुछ पूछती थी तो कैसे उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, मान सम्मान की। और तेरी दादी भी मुझे अपने पूरे तजुर्बे के अनुसार सलाह देती थी। लेकिन चंद्रा बहू के लिए तो मैं सिर्फ एक घर का फालतू सामान के अलावा कुछ नहीं। हाँ, जब तक घर में तुम रहते हो तब वह थोड़ा बहुत दिखावा करती है, लेकिन तुम्हारे जाते ही वह मेरी तरफ से बिल्कुल नज़र फेर लेती है। अगर तुम कभी मुझे मेरी मनपसंद चीज़ लाकर दे देते हो तो बहू इस बात पर तुम्हारे जाने के बाद कलह कर देती है। इसलिए मैं ही आगे बढ़कर तुमसे कहती हूँ कि बेटा, मुझसे यह चीज़ें हजम नहीं होती, मत लाया करो। मैं बहू की कितनी ही बातों को अनदेखा करती हूँ, लेकिन बहू अपनी ओछी हरकतें करने से बाज नहीं आती। अब बच्चों को भी इस तरह की बातें सिखाने लगी है। बाहर से कुछ खाने का सामान मंगवाती तो बच्चे मुझसे छुप कर लाते और मेरे लेट जाने के बाद ही खाते। जब भी वह किसी के साथ बैठी होती तो बच्चे मेरे आसपास मंडराते रहते और इस बात का ध्यान रखते कि दादी अपनी सहेलियों के साथ क्या बातें कर रही हैं। एक दो बार कविता जी ने बच्चों को खाने पीने की चीज़ें ले जाते हुए देखकर पूछा भी कि क्या है, तो बच्चे बातें बनाते हुए बोले, दादी घर का सामान है, हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि अगर आपको या आपकी सहेली को कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ न लगानी पड़े। कविता जी की
वही एक दो पड़ोसी से जान पहचान हो गई थी। बस वहीं उनसे मिलने आ जाया करती थी। वह भी सब समझती थी, क्योंकि सभी ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे, लेकिन कहती कुछ नहीं। कहकर वह कविता जी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। एक दो बार कविता जी समझाना भी चाहती थी। अच्छा लगता है क्या? छोटे बच्चों को तुम ये क्या सिखा रही हो? क्या मैंने खाने पीने की चीज़ें नहीं देखी? मुझसे यह दुराब छुपाओ क्यों? अगर तुम मेरे सामने से कुछ लेकर जाओगे तो क्या मैं बिना दिए छीन कर खा लूँगी? उनके समझाने का भी उनकी बहू उल्टा अर्थ लेती और उन पर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाती। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात गलत लगती है। आजकल के बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो देखते हैं वही करते हैं। रही बात खाने पीने की, तो आपको यह बातें शोभा नहीं देती। अरे अपनी उम्र तो देखिए, इस उम्र में भी चटोरापन करोगी तो हमारे ही सर पर आफत आएगी। आपके क्या, आप तो बिस्तर पर पड़ जाओगी। कविता जी गुस्से में बोली, बहू, मैं चटोरपन करती तो जिस आदमी की अफसरशाही की तनख्वाह तुम हर महीने गिनती हो और जो इतना बड़ा घर लिए बैठी हो, वह सब ना होता। हाँ, सही बात है, आजकल बच्चे तेज हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। इस बात का ध्यान रखना। शायद तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं रहूं या ना रहूं। और तुम्हारे जाने के बाद बहू बाहर सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है और पूरा घर का काम मुझ पर छोड़ जाती है। और अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो उल्टा मुझे ही चार बातें सुनाती है। कहते हुए कविता जी की आंखें गीली हो गईं। इतने में चंद्रा अंदर से ही गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, ए बुढ़िया, अभी तक तुझसे एक कप कॉफ़ी नहीं बनी या रसोई में ही घुटनों के दर्द का बहाना लेकर सो गई? आगे बोलने की उसकी हिम्मत ना हुई। सामने अजय को देख उसके जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अजय ने गुस्से में खींचकर एक तमाचा चंद्रा के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? एक थप्पड़ से चंद्रा एकदम से सक पकाकर कांपती हुई आवाज में बोली, अरे आप कब आए? अजय ने कड़क लहजे में कहा, मैं तभी आ गया था जब तुम माँ से ऊट पटांग बातें कर रही थीं। शक तो मुझे था, लेकिन आज कानों से सुना तो यकीन हो गया। कामवाली को भी लगता है कि वह बीमार नहीं है। तुमने ही उसको जानबूझकर छुट्टी दे दी है। आखिर तुम कितना गिरोगी? यह घर, गाड़ी, मेरी जिंदगी, इस पर सिर्फ मेरी माँ का हक है। इस माँ ने मुझे मेरी माँ के मरने के बाद मेरी दयनीय हालत देखकर अपना लिया था। अपनाया ही नहीं, पूरे 5 साल तक मेरा इलाज भी करवाया। मेरे उस बाप और सौतेली माँ ने मरने के लिए दादी की गोद में डाल दिया था मुझे अपनाने से पहले सिर्फ इस घर में कविता माँ। ताई जी, असली हक उन्हीं का है। माँ ने दूसरा बच्चा भी इसलिए नहीं पैदा किया कि कहीं उनके प्यार और मेरे इलाज में कमी ना आ जाए। अगर सुन सको तो सुनो चंद्रा, मैं माँ के देवर की औलाद हूँ, जिन्होंने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली। माँ ने मुझे बड़ी माँ होकर भी माँ का प्यार दिया। सौतेलेपन के दंश इन्हीं की ममता ने बचाया। इसमें गलती मेरी है, जो मैंने खुद से ज़्यादा तुम पर विश्वास किया। कितनी भी जिंदगी दौड़ भाग करवाती, लेकिन अपनी माँ के दुखों का ख्याल मुझे रखना चाहिए था। अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, और ना ही मेरी माँ को मेरे रहते पड़ेगी। उनका बेटा खुद उनकी सेवा करने के लिए सक्षम है। इतना कहकर अजय अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फफक फफक कर रोने लगा। बच्चे भी दादी और पापा को देखकर रोने लगे। कविता को आज खुद से आत्मगिलानी हुई। उसका सिर शर्म से कटा जा रहा था। वह अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन अजय ने उसे माँ के कमरे से बाहर निकल जाने की हिदायत दे दी। माँ ने अजय को माफ़ कर दिया। माँ को ना धन चाहिए, ना हीरे जवाहरात, उसे तो बस अपने बच्चों की मुस्कुराहट चाहिए, जिसे पाकर कविता आनंद से भर गई थी। यही तो चाहिए था उन बूढ़ी आंखों को। अजय ने अपनी पत्नी को आज तक माफ़ नहीं किया, और इतने सालों बाद आज उनकी वही बहू इतने बड़े मकान के पिछले कमरे में अकेली थी। उनका वही लाडला बेटा, जिसे उसने अपनी दादी से चीज़ें छुपाकर लाने की शिक्षा दी थी, उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करता हुआ रोज़ अपनी बीवी के लिए खाने पीने की चीज़ों के अलावा
कपड़े लेकर आता, हाँ उसी अंदाज में जैसे उसने सिखाया था। जब दादी का कमरा खुला हो तो उनके कमरे के आगे से मत आना, अगर वह सामने पड़ जाए तो सामान को पीछे छुपा लेना। सच, आज उसकी सास यानी कि कविता जी नहीं है उसे यह सब याद दिलाने के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। उनका पोता उसे भूलने ही नहीं देता। उसके पास तो अपनी सास की तरह अच्छी सहेलियां भी तो नहीं, क्योंकि उसने अपने पैसों के मंद में कभी पड़ोसी व रिश्तेदारों से बनाकर ही नहीं रखी। अब तो उसका बुढ़ापा और अकेलापन यही उसके दो साथी थे, और आपकी बातें याद दिलाने के लिए उनका प्यारा लाडला बेटा था। दोस्तों, आज बुजुर्गों का अपने ही घर में बहुत बुरा हाल हो रहा है। उन्हें उपेक्षित करना या वृद्ध आश्रम में छोड़कर आना एक दिन समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। अब दिनों दिन पारिवारिक दायित्व का पालन करने में लोग फेल हो रहे हैं, जबकि हम सबका दायित्व है समाज को नैतिक मानवीय मूल्यों पर विश्वास के साथ मिलकर अग्रसर करे। तभी समाज का कल्याण हो सकता है, नहीं तो इंसान और जानवर में भेद मिट जाएगा। हम समाज में रहते हुए भी सामाजिक जानवर बन जाएंगे। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि जो अजय ने अपनी पत्नी के साथ किया वह सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।